गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी के बारे में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेक्शन ए में, तो एक पार्ट में तो हमारा वो था फॉरेन जो थेरीज थी और साथ में एक्सचेंज रेट था, और दूसरे पार्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन जो है वो हर साल आता दिखाई दिया है हमें प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको कवर अप करें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी का क्या मतलब होता है? क्राइसिस। क्राइसिस तो आपने सुना होगा, कोई देश है उसमें क्राइसिस आ गए हैं, यानी कि उसकी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई है। ठीक है, इकोनॉमी डाउन हो गई है। इकोनॉमी डाउन होने से क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई में इफेक्ट पड़ता है। डिमांड गिर गई है उस इकोनॉमी की, ठीक है, उस कंट्री की, ठीक है, सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर इकोनॉमी डाउन चली गई यानी कि वो डिप्रेशन में चली गई है इकोनॉमी। ठीक है, डिप्रेशन का क्या मतलब है? वो इकोनॉमी लो में चली गई है, यानी कि लोएस्ट, उसकी जो इकोनॉमी का बेस है वो लो हो गया सबसे ज़्यादा, यानी कि वो इकोनॉमी क्या है, कोई काम की नहीं रही, डीवैल्यूड हो गई है। ठीक है, क्या डीवैल्यूड हो जाएगी? उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू, एज बिकॉज जो करेंसी है किस पर बेस्ड है? हमारी इकोनॉमी पे। लेकिन इकोनॉमी क्या चल रही है इस समय? डिप्रेशन पे। जब को इकोनॉमी हमारी डिप्रेशन में आ जाती है तो क्या होता है? क्राइसिस। तो क्या हो जाते हैं? पैसे जो हैं हमारे पास नहीं होते हैं, सेंट्रल बैंक जो है उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो इस टाइम क्या होता है? ये मोस्ट हम देख सकते हैं, वॉर टाइम होता है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, कोई वॉर हो जाती है जो कुछ भी ऐसा, ठीक है, उस टाइम हम देखते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में देखा था हमने। ठीक है, ग्रीक एक्सेट्रा जो थे उस टाइम कितने इनको जो है डिप्रेशन झेलना पड़ा था। ठीक है, तो ये हमारे सब क्राइसिस होते हैं जब इकोनॉमी गिर जाती है, जब इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, जब डिमांड सप्लाई खत्म हो जाती है, पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं पता होता, भूखमरी फैल जाती है, तो इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी की इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो इस चैप्टर में सारा पैसे के रिलेटेड ही बताया हुआ है कि कौन सी मनी जो है गिर गई थी, कैसा पैसा जो है डीवैल्यूड हो गया था, किसकी कंट्री का पैसा डीवैल्यूड हुआ था, मैक्सिको एक्सेट्रा। ठीक है, इनके बारे में बताया हुआ है, कितना डेट लिया था उन्होंने। यानी कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पैसे की पूरी बात की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डेट क्राइसिस 1960 और 1990 में हुआ था। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ था? मैक्सिको के द्वारा। बट दूसरे टाइप के, यानी कि अलग अलग टाइप के नेचर्स के हिसाब से इसको हम देखते हैं। मैक्सिको वॉज अनेबल टू पे डेट कितना था? 80 बिलियन। ये मैं जो चीज़ें यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपने अच्छे से कवर अप करनी है। कितना था? 80 बिलियन। इज इट क्लियर? रुको मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है, 80 बिलियन। 80 बिलियन का क्या लिया था? लोन लिया हुआ था इन्होंने। ठीक है, ठीक है, किससे लिया था? यूएस बैंक से और अदर कंट्री से इन्होंने क्या कर लिया हुआ था? लोन लिया हुआ था। 27 कंट्रीज जो थी उस टाइम किस में चल रही थी? डेट क्राइसिस में चल रही थी, और उनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये भाई डेट क्राइसिस। डेट क्या होता है? अब कई बच्चों को डेट का नहीं पता होगा, वो ध्यान से सुन ले। डेट का अगर हम यहाँ पर मीनिंग बताऊँ आपको, तो वो होता है कर्जा। ये तो अब इजी भाषा में आपको बता दिया मैंने, अब आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कर्जा हम ले लेते हैं कि किससे पैसे उधार ले लिए, नहीं चुका पाए तो वो कर्जा बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो डेट क्राइसिस यानी कि कर्जा उस टाइम जो था वो सबसे ऊपर चरम पर पहुंच गया था। किसके कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मैक्सिको से। फिर 27 कंट्रीज जो थी वो डेट क्राइसिस के अंदर आ गई, और इसको डिक्लेयर कर दिया गया कि अब ये डेट क्राइसिस हो गया है। और 16 कंट्रीज, जो 27 कंट्रीज थी उसमें से 16 कंट्रीज ही किसकी थी? अमेरिका की। यानी कि जो 27 कंट्री डिक्लेयर की गई थी कि ये डेट क्राइसिस में, उसमें से 16 कंट्रीज, ठीक है, क्या थी? अमेरिका की डेट क्राइसिस में आ गई थी। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कि 11 जो कंट्री थी वो अलग थी, और 16 जो थी वो अमेरिका की स्टेट्स में, उसमें अमेरिका में ही आ जाती थी। चलिए आगे। क्या क्या कारण रहे होंगे डेट क्राइसिस के? सबसे पहले ऑयल प्राइसिंग इंक्रीज हो गया था। अब देखो, ऑयल प्राइस जो इंक्रीज हुआ था वो दो तरीके के अगर हम पहलू से देखें, ये सही भी बात होती है और ये गलत बात भी हो जाती है। अब सही बात क्या होती है? पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका पड़ता है जो एक्सपोर्टर होते हैं, जिन्होंने चीज़ें बाहर बेचनी होती है। अब आप कोई चीज़ अगर 30 रुपये की खरीदते हो तो आप बाहर कितने की बेचोगे? उसको 45 50, है ना, इतने में बेचने की कोशिश करोगे। तो अगर आपने इसको इतने में बेचा तो ये आपका प्रॉफिट होगा।
लेकिन इंस्टेड ऑफ इट हम अगर बात करें, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इम्पोर्टर्स पर, लेकिन नेगेटिव किस पर पड़ेगा, जो लोग आपसे वो चीज़ें खरीद रहे हैं। अगर मैंने 45 की कोई चीज़ अगर इसको किसी पर्सन को देनी है, वो भी 30 वाली 45 में दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वार हो गई थी या क्राइसिस है, तो इस बंदे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो जिस कारण क्या हुआ था, मैक्सिको जो था वो इतना नहीं कर पा रहा था, उसके पास इतना मनी नहीं थी, जिस कारण मैक्सिको ने सिर्फ एक ही चीज़ जो है कि वो क्या किया, उसने डेट लेना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लोन लेना स्टार्ट कर दिया, और वो जो लोन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेट में। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ करनी है, इसका बनाना है फ्लो चार्ट। क्या बनाना है इसका, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आप कैसे बनाओगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखो, आपने ऐसे बनाना है, मैक्सिको 1970, 1978 और 1982, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बढ़ा देता हूँ। 1970 की अगर यहाँ पर हम बात करें, 1970 में डेट कितना था, 29 बिलियन। 1978 8 साल बाद 159 बिलियन। 1982 4 साल बाद 329 बिलियन। तो देखो जो डेट है वो बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण इस बाद में ये डिक्लेयर हो गया था कि ये डेट क्राइसिस में आ गई है। स्ट्रिक्टनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, वर्ल्ड जो था इन्फ्लेशन की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी उस टाइम में स्ट्रिक्टनेस में कर दी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी। इतनी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा ही कर दी थी। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेट्स सपोज करो, यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है, 5 लाख का लोन आपने लिया था, उसका टाइम पीरियड था 5 ईयर तक, आपने 10% के इंटरेस्ट रेट पे आपने उसको रीपे करना है। यानी कि अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 5 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस किए थे जो गलत हमें जो है दिखाई देते हैं। इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, और टाइम का जो रीपे पीरियड था, रीपे लिमिट जो थी टाइम की, वो कितनी कर दी थी, 5 अगर साल है तो वो 3 साल कर दी। यानी कि वो आपको 5 जो लाख की चीज़, जो आपने 5 लाख का लोन लिया था, वो आपको 3 साल में लौटाना पड़ेगा, लेकिन साथ में 12% के साथ, जब 18 जब 20 इतने परसेंट के साथ। अब इसमें क्या होगा, कम समय में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, लेकिन इनको पहले पर लग रहा था कि भाई हम क्राइसिस से बाहर आ जाएंगे, जो हमें पैसा आएगा वो हम क्या करेंगे, अपने जितने भी डेट हैं उसको चुका देंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती थी इनकी, सबसे बड़ी गलती सामने आई। चलिए आगे, वर्ल्ड रिसेशन, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी टाइट कर दी, जिससे क्या हुआ, कमोडिटी के प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें कमोडिटी, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई प्राइजेस हैं, प्राइजेस कह रहा हूँ, कोई भी लोन है एक्सेट्रा, इनके प्राइजेस जो थे वो ज़्यादा ही हाई चली गए, जिसके कारण इनकी डिमांड नीचे गिर गई, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम ख़राब हो गई, ठीक है। इकोनॉमी हमारी स्लो, इकोनॉमी जो थी मैक्सिको की वो स्लो होगी, और इनकम भी कम हो गई थी, जिस कारण ये वर्ल्ड रिसेशन में चला गया। करेंसी मिसमैच हो गई थी, ठीक है, प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, क्योंकि जो होम करेंसी थी, ठीक है, जो होम करेंसी थी, यानी कि लेट्स सपोज करो जो इंडिया की करेंसी है रुपीज़, वो गिर गया हुआ था। एक हिसाब से ये लगा लो मैक्सिको का, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए किया, ये लिख कर मत आना वहाँ पे। रुपीज़ जो था, जैसे कि लेट्स सपोज कर लो गिर गया, है ना। अब जो रुपीज़ गिर गया उसकी तो वैल्यू है नहीं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, किसी और कंट्री की करेंसी लेकर डेट चुकाना पड़ता था, जिस कारण हम देख सकते हैं कि करेंसी मिसमैच हो गई थी, ठीक है, पे करने में प्रॉब्लम आ जाती थी, ठीक है, प्रॉब्लम आ जाती थी। अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरी एग्जांपल दूँ, तो मैं आपको ये अभी बताता हूँ, रुको। यहाँ पर देखो, अगर मैंने लोन लिया है, अगर मैंने लोन लिया है यूएसए से 9,000 डॉलर का, इज इट क्लियर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंडिया की करेंसी के अकॉर्डिंग और इंडिया के एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग, $1 का प्राइस है 100 रुपये ले लेते हैं, 100 रुपये, ठीक है। अच्छा, करेंसी मिसमैच का क्या मतलब है, लिया तो मैंने 9,000 का लोन था, लेकिन मुझे चुकाना कितना पड़ेगा, 9 लाख। अब समझ में आया कुछ, चुकाना मुझे पड़ेगा 9 लाख में, लिया मैंने लोन 9,000, अभी मैंने इंटरेस्ट रेट नहीं डाला बीच में,
ठीक है, लिया मैंने लोन कितने में था, 9,000 में, $9,000 का, लेकिन मुझे चुकाना कितना पड़ेगा, 9 लाख। इज इट क्लियर। आगे ये यहाँ पर थोड़ा हो गया हुआ है, आपने यहाँ पर लिखना मैक्सिको आउट क्राई। ठीक है, मैक्सिको आउट क्राई, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना धोना, है ना। अब उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम अनेबल, हम पे नहीं कर सकते डेट, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमें लोन मिलेगा, लेकिन उस जो लोन हमें मिलेगा उससे हम पहले अपना दूसरा लोन चुकाएंगे जो हमने पहले ले लिया हुआ है। ठीक है, यानी कि लोन लेंगे, लोन जो है वो लेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि उनको तो लोन चुकाना पड़ना था। ठीक है, रिकवरी क्या की थी, आईएमएफ, यानी कि अच्छा, आईएमएफ की फुल फॉर्म जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना, लिख कर भेजना, मैं देखता हूँ किसको ये आईएमएफ की फुल फॉर्म जो है वो आती है, और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या रोल रहा था रिकवरी में मैक्सिको की। सबसे पहले न्यू लोन्स, ठीक है, जो डेटर्स कंट्री थी, ठीक है, उन्होंने मैक्सिको को लोन, जो मैक्सिको था जिसने सबसे लोन लिया हुआ था, आईएमएफ ने कहा था और वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आपको हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं, आप उनको लोन जो है, उनका जो डेट है उनको वापस कर दो। ठीक है, अब लोन जब उनके पास आएगा तभी वो पैसे दे सकेंगे, तो उन्होंने क्या किया था कि न्यू लोन्स इशू कर दिए थे। सेकंड पॉइंट इज एक्सटर्नल डेट पेमेंट, उन्होंने कहा जैसे ही डेट रेज होता है, पहले जो आपने डेट लिए हैं जिनके, उनके पैसे वापस करो। इज इट क्लियर, यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं होगा। ब्रैडी इनिशियल डायरेक्ट बायबैक, अच्छा इसमें ना 3 चीज़ें हैं, इसको आपने एज इट इज ही लिख कर आना है, जैसे मैंने बनाया हुआ फ्लो चार्ट। एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग रेट, डिस्काउंट बॉन्ड, इसमें फेस वैल्यू कम होती है लोन अमाउंट से। ठीक है, लोन अमाउंट से फेस वैल्यू कम होती है, उसे हम कहते हैं डिस्काउंट। पार, फेस वैल्यू सेम है, लोन अमाउंट सेम है, लेकिन इसमें ये होता है कि मार्केट रेट के मुताबिक जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है कभी कभी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही रहता है। रिडक्शन बॉन्ड्स का क्या मतलब है, फेस वैल्यू सेम है लेकिन वो टाइम टाइम पर बदलता रहता है, बस इसमें आपने यही करना है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिको जो क्राइसिस हुआ था उसके हम बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ा डेट क्राइसिस। ठीक है, डेट क्राइसिस के बारे में पढ़ा, यहाँ पर हमने जो 27 कंट्रीज थी उसके क्या क्या कारण थे वो पढ़े, लेकिन अब हम पढ़ेंगे अकेले मैक्सिको के। मैक्सिको में क्या ऐसी चीज़ हो गई थी जिस कारण वहाँ पर क्राइसिस आया। सबसे पहले हम देख सकते हैं कोजेज, अनहेज्ड करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर। अनहेज्ड करेंसी क्या थी, अनहेज्ड का क्या मतलब होता है, हेज का मतलब होता है रिस्क को मेंटेन कर कर चलना, हेज का क्या मतलब होता है, रिस्क को मेंटेन कर कर चलना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिस्क को मेंटेन करने वाली कोई करेंसी है ही नहीं थी। ठीक है, यानी कि करेंसी को पहले हेज किया ही नहीं गया था कि आने वाले टाइम में अगर रिस्क होता है तो उसको मैनेज कर सकेंगे हम। ठीक है, हेज का मतलब यही होता है कि रिस्क को कम से कम करना, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट करनी, लेकिन करेंसी जो थी वो अनहेज्ड, यानी कि करेंसी के लिए कोई रिस्क मैनेजमेंट बनाई ही नहीं गई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि अनहेज्ड करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। चलिए पढ़ते हैं। इट वाज ऑब्जर्व मैक्सिको एक्सचेंज रेट रिस्क इंक्रीज हो गया था। ठीक है, 1994 की अगर हम बात करें, मैक्सिकन करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया था। मैंने आपको पढ़ाया था कल भी, है ना। डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फेवरेबल जब होता है उसका क्या मतलब होता है कि एक्सपोर्ट आपके ज़्यादा है इम्पोर्ट से, यानी कि पैसा आपको ज़्यादा आ रहा है। डेफिसिट में क्या होता है, इम्पोर्ट आप खरीद जो है चीज़ें ज़्यादा रहे हो, लेकिन एक्सपोर्ट आप बाहर बेच कम रहे हो। ठीक है, ज़्यादा हो गया था, आपको मैंने पीछे पढ़ाया था 29 बिलियन हो गया था। इस कारण मैक्सिको इंटरनेशनल रिजर्व जो थे 2/3 से डिक्लाइन हो गए। मैक्सिको के जितने भी रिजर्व थे उसने बनाए हो वो 2/3 से क्या हो गया, यानी कि जितने, अगर 2/3 का यहाँ पर क्या मतलब है, अगर 3 रिजर्व हैं आपके उसमें से 2 जो है वो क्या हो गए थे, डिक्लाइन। 2/3 का इसका मतलब ये है। ठीक है, 1994 में, ठीक है, मैक्सिकन गवर्नमेंट ने शिफ्ट कर दिया था पैसो से, पैसो, पहले पैसो होता था मैक्सिको में, PESO। ठीक है, पैसो, पैसो डिनोमिनेटेड डेट से शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटी। इसको मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। मैक्सिकन के जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाज हायर हो चुके थे
मतलब कि जितने भी मैक्सिकन के फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो थे वो हाई हो चुके थे फॉरेन एक्सचेंज रेट से। मैनी फर्म फाइनेंस देयर ऑपरेशन, या तो सिक्योरिटी इशू कर देती थी या लोन लेती थी। यानी कि अब उन्होंने क्या किया, पैसा इशू नहीं किया, उसकी जगह सिक्योरिटीज इशू करना स्टार्ट कर दी। पैसे को इशू नहीं किया, पैसों यानी कि जो उनकी करेंसी थी उसको नहीं इशू करते थे, वो सिक्योरिटीज इशू करना स्टार्ट करते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो जी, जो शेयर्स या डिबेंचर। तो जिसके कारण क्या हुआ, कई लोग जो थे सिक्योरिटी इशू कर देते थे, जहाँ तो जिन्होंने फर्म्स चलानी थी होती थी, जहाँ फिर वो क्या करते थे, लोन लेते थे बाहर से। अब जब ज़्यादा लोन लोगे तो क्या होगा, डेट आएगा, डेट ज़्यादा बढ़ गया तो क्या आ जाएगी, क्राइसिस। समझ में आ गया इसका क्या कारण रहा था कि पैसों से वो कहाँ पर कन्वर्ट हो गए थे, सिक्योरिटीज़ की तरफ। और अगर सिक्योरिटीज़ की तरफ अगर वो जाएंगे, आपको पता है सिक्योरिटीज़ भी कितनी इशू करेंगे, तो वो क्या करते थे, लोन बाहर से लेते थे, जिस कारण क्या होगा, वो क्राइसिस में फंस गए। इज इट क्लियर। और इनकी यही हरकतों की वजह से, इनकी जो अच्छी से हैजिंग टेक्निक्स की ना वजह के कारण क्या हुआ था, क्राइसिस आ गया था। वीक फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम क्या था उस टाइम, बहुत वीक। 1970 की अगर बात करें, हायर कंट्रोल और रेगुलेटरी था, ठीक है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, इंटरेस्ट रेट रेगुलेट एंड लिमिट्स वाज सेट ऑन लोन, ठीक है, सब कुछ ठीक है। द बैंक्स वर लिमिटेड इन देयर ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन 1990 से लेकर 1992 में 18 मैक्सिकन बैंक जो थे वो नेशनलाइज किए गए 1982 में, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 18 जो मैक्सिकन बैंक थे जो नेशनलाइज थे, नेशनलाइज्ड यानी कि पहले जो नेशनलाइज थे 1982 तक, सॉरी 1982 में, वो क्या हो गया, प्राइवेट कर दिए, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये गलत मैंने बोल दिया था पहले, मैं फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ कि 18 मैक्सिको के जितने भी बैंक थे, 18 जो नेशनलाइज थे 1982 में, अब उनको प्राइवेट कर दिया इन्होंने, जिससे इंटरेस्ट रेट फ्री हो गया। आपको पता है इंटरेस्ट रेट क्या करते थे, वो कम कर देते हैं प्राइवेट वाले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और उनमें प्रॉफिट हो। क्रेडिट कंट्रोल और लैंडिंग रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी, जिसके कारण क्या होगा, लिक्विडिटी रेशो जो है, जो हमारी लिक्विडिटी है, कैश रखने की जो क्षमता थी, बैंक लोन दे ही जा रहा था, ठीक है, उसके पास पैसा नहीं बचा, फिर उसने बाहर से पैसा लोन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसी चीज़ें होने के कारण क्या हुआ, जितना भी उसके पास जितनी भी जो करेंसी थी वो क्या कर रहा था, उसको यूज़ कर रहा था। लेकिन गलती यहाँ पर क्या होगी, जो उसने इंटरेस्ट रेट फ्री कर दिए, ठीक है, जो उसने लिक्विडिटी रेशियो एबोलिश कर दी, लिक्विडिटी रेशियो को भी जो कंपल्सरी होती है उसको एबोलिश कर दिया था, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी, लोगों को पैसा देना स्टार्ट हो गया, जितना ज़्यादा पैसा जाएगा इन्फ्लेशन उतनी होगी। और मैंने आपको तब भी बताया था, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू जो है क्या होगी, डी वैल्यूड, यानी कि उसकी पैसे की वैल्यू गिर जाएगी। यही समझाया था मैंने कल भी आपको, है ना। तो इस कारण क्या हुआ था, सारा जो इनकी रिस्ट्रिक्शन वगैरह थी जो भी पहले लगाई थी उनको उन्होंने ख़त्म कर दी थी, जिस कारण सब कुछ जो है क्राइसिस के बीच में आना स्टार्ट हो गया। सेकंड पॉइंट इज क्लियर। पहले क्या था, सही था, सब कुछ चल रहा, लेकिन बाद में 1990 से 1992 में जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उनको क्या कर दिया था, प्राइवेट। उन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की जिस कारण ये क्राइसिस को जिस कारण इन्होंने क्राइसिस को झेला। फ्लाइटली पोर्टफोलियो कैपिटल, अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले साल 3 साल में जितने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हुई थी, कितनी हुई थी, 45 बिलियन की, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ना कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है, 45 बिलियन की, ठीक है, ट्रांजैक्शन जितनी हुई थी मैक्सिकन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट की थी। बट जब पैसों गिर गया, जब भी इनका पैसा गिर गया, जितने भी लोग थे उन्होंने अपने पैसे निकलवा लिए। अब जितने भी लोगों ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, इनके पास कोई पैसा नहीं बचा। फर्दर क्या हो गया, ये क्या कर गए, क्राइसिस में चले गए, ठीक है, क्लियर हो गया। मीडियम टर्म मिसएलिग्नमेंट एंड सिस्टमैटिकल वीकनेस, एक कारण था कि इन्वेस्टर हैव ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैक्सिकन, कि हाँ भाई फ्यूचर है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैक्सिकन की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इन्वेस्टर कहते थे कि नहीं मैक्सिको में ठीक रहेगा इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन वो सारी जो चीज़ थी वो क्या निकली, खराब। क्यों, जो हमने पहले पढ़े हैं, वीक हो गया था ये चीज़ें, वीक एंड फाइनेंशियल जो रेगुलेटरी थी वो वीक हो गई थी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि अनहेज्ड करेंसी थी, उनको ये सारी चीज़ें पहले ध्यान में देनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, प्रूव क्या हो गया कि ये सारी गलत चीज़ होगी उनके, जिन कारण क्या हुआ, वैल्यू जो थी वो डीवैल्यूड होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997, ठीक है। 1997 में जो एशिया क्राइसिस आई थी उसका क्या कारण था ये पढ़ेंगे अब हम। ये थाईलैंड से स्टार्ट हुई थी सबसे पहली बात, ठीक है, ये लो जुलाई 1997 में, ठीक है। और ये कहाँ तक फैल गई, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये इतनी फैल गई थी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हाई हो गए थे, ठीक है। देखो इन्वेस्टर अट्रैक्ट करते थे बट दे हैव नो बेस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये याद रखना चीज़ है, इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट तो बहुत अच्छे चल रहे थे इनके, लेकिन इनका कोई बेस नहीं था, ठीक है। हम कहते हैं ना वो मैथ की अगर यहाँ पर बात कर लो, वो जो बंदा है वो रट कर पढ़ लेता है ना, मैथ अच्छे से रट कर पढ़ लिया उसने, है ना, लेकिन अगर उसका बेस सही नहीं होगा और जो क्वेश्चन उसने रिवाइज किए हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 क्वेश्चन रिवाइज कर दिए, 10 में से 10 नंबर भी बोले गया, लेकिन बाय चांस अगर वो स्टेटमेंट्स अगर हमने चेंज कर दी, है ना, तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसका तो बेस ही नहीं है। वैसे इनका भी बेस नहीं था, ठीक है, वैसे इनका बेस भी नहीं था, और अगर बेस ना हो तो क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है ना, आगे जाकर, ठीक है। इनकी जीडीपी भी बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन बेस ही नहीं था। अब इसमें क्या चीज़ें हुई कि जो था ये क्राइसिस की तरफ कौन कौन सी कंट्रीज आई थी, तो ये कंट्रीज ये जो चीज़ें आई थी यहाँ पर कंट्रीज थाईलैंड, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ठीक है। ये कंट्रीज जो थी ये यहाँ पर फंस गई, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था लेकिन बेस बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। 1990 में यूएसए में रिसेशन चल रहा था, जो हम पीछे पढ़कर आए हैं, इन्फ्लेशन थी, खत्म करने के लिए इंटरेस्ट रेट इन्होंने ज़्यादा किए, इस इनसे भी ज़्यादा कर दिए थे। तब यूएसए, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या सोचा कि यूएसए में तो चल रही है रिसेशन, क्यों ना हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें, है ना, सो डैट कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, इनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है, और यहाँ पर क्राइसिस आना स्टार्ट होगी, ठीक है। लोग उल्टा यूएसए में जाकर इन्वेस्टमेंट करने लग पड़े, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल गई थी। अच्छा, इसके क्या इम्पैक्ट पड़े थे, इकोनॉमिक ग्रोथ खराब हो गई थी, करेंसी जो डिवैल्यूड हो गई थी, प्राइस जो थी इम्पोर्ट आना यहाँ इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के वो बढ़ गए थे, फूड प्राइसेस एक्सेट्रा वो इंक्रीज हो गए थे, बैंक करप्ट हो गए थे, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी। कारण क्या थे, क्योंकि हाई लेवल का डेट था, लोग पैसा निकलवा रहे थे, जिसके कारण इनको पे करना तो पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, क्लियर हो गया। एक्सेसिव बैंक लैंडिंग, ठीक है, इन्होंने आईएमएफ से इतना लोन ले लिया था जिसके कारण इनको बाद में क्या भुगतना पड़ा था कि पैसे इनको वापस करने पड़े थे। इज इट क्लियर। बजट नहीं अच्छे से बनाया था इन्होंने, बजट डेफिसिट में चला गया था, ठीक है। इम्बैलेंस कैश इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पर जा रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा था इनको, बिल्कुल भी नहीं। ये दो बार हो गई है। अच्छा, तो ये था हमारा एशियन क्राइसिस, और साथ में क्या था, ये हमारा जो डेट क्राइसिस भी पढ़ा हमने, और मैक्सिको क्राइसिस। ये 3 क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी आती है तो आपने ये सारे लिख कर आने हैं। तो अब यहाँ पर ये जो है, ये मत बोलना कि ये छुड़वा दिए, ये देख लो, ये सेम टू सेम जो है पिछला पेपर ही है। इशू विच इमर्ज आउट, कौन कौन से इशू थे जो आ गए थे फाइनेंशियल फ्रैगिलिटी के कारण। सबसे पहले एक्सचेंज रेट रिस्क आ गया था, ये चैलेंज बन गया था जब हमने दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन अगर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण अगर हमने बाहर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या होगा, टफ होगा हमारे लिए। हमें बाहर की कोई ऐसी करेंसी ढूंढनी पड़ेगी कि हम क्या करें, उसको खरीदें और उधर से वहाँ पर ट्रेड करें जिस कंट्री में हम करना चाहते हैं ट्रेड। प्रॉब्लम आ जानी थी, एक्सचेंज रेट रिस्क इसको ही कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस की फॉरेन करेंसी की, क्यों, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस, लेट्स सपोज करो कोई कंट्री है वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, वहाँ पर अच्छे से कोई काम नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहे वहाँ पर, आप वहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज करो वो कंट्री जो है अगर बाहर की कंट्री से कोई करेंसी खरीदना चाहती है तो लोग उनको करेंसी देंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो उनको कोई डेट देगा, लोन देगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनको पता ये चुका ही नहीं पाएगी बाद में, ठीक है।
तो इसलिए क्या होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो थे वो सारे ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे उनके, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ गई थी फॉरेन एक्सचेंज में, जब भी वो करते थे, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है ना कुछ, जिसमें करेंसी की कन्वर्जन फीस लगती है, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र लगता है, हेज स्ट्रैटेजीज लगती है, ये सारी जो फीस थी उनकी बढ़ चुकी थी, जिस कारण प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। फंडिंग एंड लिक्विडिटी, ठीक है। फंडिंग एंड लिक्विडिटी का क्या मतलब है, जब कि जो बिजनेसमैन थे, ठीक है, वो एक तरह से उनके ऊपर चैलेंज आ गया था, ये उनको चैलेंज मतलब कि फेस करना पड़ा था इसको, कि एक तरह से लिक्विडिटी कैश अपने पास रखना फॉरेन करेंसी का, ठीक है, क्योंकि बाहर से तो कुछ मिलने वाला नहीं, ऊपर से क्रेडिट, ठीक है, लोन लेना बाहर से तो मिलने वाला नहीं था, क्योंकि आपकी जो कंट्री है वो तो क्राइसिस में चल रही है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हमारी जो थी वो क्या हो गई थी, ख़राब हो गई थी हमारी, का मतलब कि जो कंट्री में क्राइसिस आई थी, ठीक है। ट्रेड कर सकते हो आप किसी कंट्री के साथ, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक चीज़, अगर ये कोई कंट्री है जिसमें क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमी जीरो भी नहीं कहते हम, 10% लगा लो, ठीक है, इकोनॉमी 10% है, ठीक है, इकोनॉमी 10% पे है, पॉवर्टी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, करेंसी की वैल्यू डीवैल्यूड है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ से तो कुछ मिलने वाला नहीं, बाद में हमें रिटर्न ही नहीं मिलना। तो वैसे ही यही चीज़ थी, ठीक है। क्या हुआ था यहाँ पे, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वो आप कर नहीं पा रहे थे। दूसरी बात, आपके यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं कर रहा था, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं कोई कर रहा था, रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी आपकी करेंसी को लेकर, जिसके कारण इन्वेस्टर डिस्करेज होना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। 6 से 7 पॉइंट यही है कि करेंसी डिवैल्यूड हो गई थी और इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी हो गई थी। तो ये था हमारा मैक्सिको डेट क्राइसिस और एशियन क्राइसिस, उसके इमर्जेस भी हमने पढ़े हैं। और साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अभी इसको अटैम्प्ट कर आया था। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने फॉरेन एक्सचेंज को इतने अच्छे से कवरअप किया था। और मैंने ये बुक में, अगर मैं यहाँ पर आपको बात बताऊं, सेक्शन बी, क्योंकि आगे हमने सेक्शन बी ही स्टार्ट करना है। सेक्शन बी है स्वैप्स का, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, स्वैप्स या फिर फ्यूचर्स, हाँ। सेक्शन बी और सी दो ही चैप्टर हैं, स्वैप्स और फ्यूचर्स, ठीक है। सेक्शन बी और सी में दो ही चैप्टर हैं, यानी कि बी में एक चैप्टर है, मैं मुझे याद नहीं आ रहा अभी, शायद फ्यूचर्स हैं यहाँ पे, सेक्शन बी में फ्यूचर्स है और सेक्शन सी में स्वैप्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कम ही दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैंने जो क्वेश्चन है, जो बुक में क्वेश्चंस वगैरह दिए हुए हैं वो बहुत कम दिए हुए हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको समझने लगेगी। तो जो मैं करवाऊँगा बी और सी सेक्शन में, सिर्फ आपने वही करना है, क्योंकि मैंने यही किए थे। और मैं आपको सही बात बताऊँ, मुझे जो पेपर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मुझे 8 के 8 क्वेश्चंस आते थे। और नंबर्स की बात करूँ तो मेरे उस टाइम 50 आउट ऑफ 44 मार्क्स हैं। समझ में आया? तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि बी, सी और डी, क्योंकि ए मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, ए का शायद एक ही क्वेश्चन रह गया होगा, वो मैं करवा रहा हूँ। बी, सी और डी में जो मैं करवाऊँगा वही करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में लग रही है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है, मैं उसमें आपको रिप्लाई दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल बना लूं, जिसके कारण आप मुझे वहां पर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो वो मैं वहां पर कवर अप कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, डेट क्राइसिस, क्योंकि आपको ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। नोट्स देख लो, मैंने जो किया है, मैंने नोट्स ये सारे बनाए हुए हैं, इसको ही पढ़ना है आपने और इसको ही लिख कर आना है, ठीक है। ये मैंने नोट्स बहुत मुश्किल से बनाए हुए हैं और साथ में अच्छे से चैट जीपीटी कर, ठीक है, परप्लेक्सिटी कर बनाए हुए हैं। तो इसको अच्छे से कवरअप करना। ये वैसे है भी है किसी बुक में, उसके बुक का ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये जो मैं करवा रहा हूँ ये नोट्स के अकॉर्डिंग आप करते जाओ साथ साथ में। सेक्शन बी के भी नोट्स मैं दूंगा, साथ में सेक्शन सी के भी नोट्स दूंगा और सेक्शन डी के भी नोट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।